कहानी शुरू होती है दो ह्यून नाम के एक लड़के से, जिसे साउथ कोरिया के एक बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। दो ह्यून बहुत ही होशियार और पढ़ाई में शानदार था और अपने स्कूल में दूसरे नंबर का टॉपर था। लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़ गए थे और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। दो ह्यून स्कूल का इकलौता छात्र था जो इतनी बड़ी आर्थिक तंगी झेल रहा था। उसकी माँ चाहती थी कि दो ह्यून एक अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि वह बड़ा आदमी बने और उसकी तरह गरीबी न झेले, चाहे इसके लिए उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। इतना होशियार होने के बावजूद दो ह्यून पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसी बीच सोंग सू नाम का एक लड़का था जो दिव्यांग था। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद उसे दिव्यांग होने की वजह से सरकारी स्कॉलरशिप मिली। उसकी दिव्यांगता की वजह से टीचर्स भी उसके साथ खास व्यवहार करते थे। इस बात से दो ह्यून को बहुत बुरा लगा। उसने देखा कि सोंग सू स्कूल एक लग्जरी मर्सिडीज में आता, जबकि दो ह्यून पैदल स्कूल जाता और रात को देर से घर लौटता। दो ह्यून अब यह गरीबी की जिंदगी और नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने ठान लिया कि वह कॉलेज स्कॉलरशिप हासिल करके यहाँ से निकल जाएगा। एक दिन दो ह्यून ने गलती से सुन लिया कि जो कॉलेज स्कॉलरशिप उसे मिलनी थी वह अब सोंग सू को दी जाएगी। यह उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था क्योंकि उसके नंबर सोंग सू से कहीं ज्यादा थे। वह टीचर से सवाल पूछना चाहता था। उसे लगा वो सोंग सू की दिव्यांगता की वजह से पक्ष ले रहे हैं। इसके बाद दो ह्यून अपने भविष्य को लेकर निराश हो गया और सोचने लगा कि क्या वह कभी सफल हो पाएगा। फिर भी उसने मेहनत जारी रखी और अपनी माँ को दिलासा देता रहा, जो हमेशा उसके लिए दुआ करती थी। समय बीतता गया। दो ह्यून ने हाई स्कूल पूरा किया, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने लगा। वह एक इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ उसकी मुलाकात जी वू नाम के लड़के से हुई। जी वो बहुत भूखा था। यह देखकर दो ह्यून ने उसे खाना दिया। फिर दो ह्यून का इंटरव्यू कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने लिया। उसने सारे सवालों के बेहतरीन जवाब दिए। जब उससे उसके आदर्श के बारे में पूछा गया तो उसने बिना झिझक स्टीव जॉब्स का नाम लिया। उसके जवाब ने क्योंग जिन नाम की एक सीनियर अधिकारी को प्रभावित किया जो वहां मौजूद थी, और दो ह्यून चुन लिया गया। अगले दिन दो ह्यून अपना पहला दिन शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसे जी वू का फोन आया। जी वू ने बताया कि क्योंग जिन ने उन्हें मिलने बुलाया है। दोनों क्योंग जिन से मिलने गए। उन्होंने उन्हें कुछ खाने को दिया, लेकिन यह मुफ्त का ट्रीट नहीं था। वह उन्हें एक खास और गुप्त काम सौंपना चाहती थी जो वह किसी और को नहीं बता सकती थी। उनका काम था क्योंग जिन के फ्रांस में हुई पिछली कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बनाना। असल में उन्हें सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट ही नहीं बनानी थी, बल्कि कुछ लेन देन छुपाने भी थे ताकि लगे कि सारा फंड सिर्फ सरकारी कामों में ही इस्तेमाल हुआ। सच यह था कि क्योंग जिन ने यह पैसा अपने ऊपर खर्च किया था, जिसमें 5 स्टार होटल, लग्जरी शॉपिंग, स्पा और दूसरे निजी खर्च शामिल थे। दो ह्यून ने यह समस्या बड़ी आसानी से सुलझा दी। उसने बस उन सारे खर्चों को ऐप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के उन प्रोजेक्ट्स के नाम दर्ज कर दिया जो कभी हुए ही नहीं। इस तरह उसने सरकारी फंड अपनी निजी चीजों पर खर्च किया, जबकि रिपोर्ट्स में उसे बिजनेस खर्च दिखाया गया। दो ह्यून और जी वू के काम से प्रभावित होकर क्योंग जिन उन्हें एक लग्जरी रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गई। उन्होंने दो ह्यून को एक चेक भी दिया। यह उनकी पहली कमाई थी, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। इसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने दोस्तों के साथ पार्टी की। दो ह्यून दाएचोंग हाई स्कूल का पुराना छात्र था, इसलिए जी वू को लगा वह किसी अमीर परिवार से है, इसलिए उसने दो ह्यून के हर प्रोजेक्ट में साथ देने का वादा किया। फिर एक दिन उन्हें एक सरकारी स्कीम मिली। सरकार 30 साल से कम उम्र के युवा उद्यमियों की मदद करना चाहती थी जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हों। बस एक शर्त थी कि उन्हें एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा और विजेता को 92 लाख वॉन मिलेंगे। उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात मेहनत की ताकि अपना आइडिया समय पर तैयार करके पेश कर सकें। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने प्रतियोगिता जीत ली। इसके बाद उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ डिनर पर बुलाया गया। जी वू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत इतना रंग लाई। दो ह्यून ने उसे शांत रहने की सलाह दी ताकि अधिकारी उन पर और भरोसा करें।
अब जब उन्हें आर्थिक मदद मिल चुकी थी, वो भी क्योंग जिन की तरह वह पैसा अपने निजी खर्चों में लगाने लगे, जबकि वित्तीय रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि सारा पैसा बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो कई ऐसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे और नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहता। साथ मिलकर उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती और अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। उनके आइडिया हमेशा नए और अनोखे होते थे, इसी वजह से वो हर बार जीतते थे। लेकिन इसने केविन का ध्यान खींचा, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का एक बड़ा बिजनेसमैन और कॉस्मो नाम की कंपनी का फाउंडर था। केविन को दो ह्यून के पुराने आइडिया यानी क्रिप्टो कॉइन के आइडिया में खास दिलचस्पी थी। वह इसे हकीकत में बदलना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और एक कॉन्ट्रैक्ट पेश किया। जीवू ने अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं, लेकिन दो ह्यून ने अपने आइडिया पर भरोसा करते हुए बिना सोचे उस पर साइन कर दिया। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया मॉमी कॉइन। केविन को यकीन था कि यह प्रोजेक्ट अगले 5 सालों में उसकी कंपनी की वैल्यू 10% बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद दो ह्यून को इस क्रिप्टो का चेहरा और आइकॉन बनाया गया, जबकि केविन एक पैसिव इन्वेस्टर की तरह मदद करता। दो ह्यून को यह अजीब लगा। केविन ने समझाया कि दो ह्यून की एक इनोवेटिव और भरोसेमंद उद्यमी वाली छवि लोगों को मॉमी कॉइन पर भरोसा दिलाएगी। दो ह्यून को लगने लगा कि उसका सपना अब बहुत करीब है, लेकिन उसमें घमंड भी आ गया। उसे लगने लगा कि यह सारी कामयाबी सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से है और जीवू ने इसमें ज्यादा योगदान नहीं दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं कि दो ह्यून ऐसा कहेगा, इसलिए जीवू को गहरा दुख हुआ। अगले ही दिन दो ह्यून ने एक इंटरव्यू में मॉमी कॉइन को दुनिया के सामने पेश किया। जीवू वहां मौजूद था, लेकिन दो ह्यून ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी कामयाबी में जीवू का कोई हाथ नहीं है। अब दो ह्यून और केविन का नाम साथ में लिया जाने लगा, जैसे वो मॉमी कॉइन में पैसा लगाने वाले हर कोरियाई की उम्मीद के स्तंभ हों। बड़ी तादाद में कोरियाई लोग दो ह्यून पर भरोसा करके इसमें निवेश करने लगे, इसलिए कॉइन की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी। नतीजतन लॉन्च होने के महज 1 साल के अंदर मॉमी कॉइन दुनिया के टॉप 20 कॉइन्स में शामिल हो गया। इस कामयाबी ने दो ह्यून को एक नया नाम दिया, गॉड दो ह्यून, एक उम्मीद जगाने वाला चेहरा जो लोगों को लगता था कि उन्हें गरीबी से बाहर निकालेगा। दो ह्यून अब अपना ज्यादातर समय केविन के साथ बिजनेस और पैसों की बातें करते हुए बिताने लगा। यह हर दिन का सिलसिला बन गया। वह उसे अपना छोटा भाई समझने लगा। वो हमेशा उसे बिजनेस के गुर सिखाता रहता। उसने दो ह्यून को समझाया कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे अहम चीज भरोसा है। दो ह्यून को लोगों को मॉमी कॉइन खरीदने के लिए मनाना था। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता था। केविन की सलाह मानकर दो ह्यून ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और कॉन्फ्रेंसों में हर जगह मॉमी कॉइन का प्रचार करना शुरू किया। मॉमी कॉइन की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। जल्द ही यह इतिहास की सबसे मुनाफे वाली क्रिप्टोकरेंसीज में 5वें नंबर पर पहुंच गया। लेकिन यह कामयाबी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जितना ऊंचा पेड़ उतना ही तेज तूफान झेलता है। मॉमी कॉइन नई ऊंचाइयां छूने लगा, साथ ही मुश्किलें भी बढ़ने लगी। इसकी तेज रफ्तार तरक्की देखकर अमेरिकी नियामक संस्थाओं को शक होने लगा। उन्हें डर था कि 2022 के लूना कॉइन जैसी तबाही न दोहराई जाए। इस वजह से दो ह्यून और केविन को अमेरिकी अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होना पड़ा। वहां उनसे मॉमी कॉइन की कामयाबी को लेकर कई सवाल पूछे गए। केविन ने एक इन्वेस्टर के तौर पर बहुत औपचारिक तरीके से जवाब दिए, लेकिन जब दो ह्यून से पूछा गया कि इतना पैसा कहां से आया तो वह अपना आपा खो बैठा। उसने कोरियाई भाषा में अमेरिकी अधिकारियों को अपशब्द कह दिए। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि साउथ कोरिया की सरकार को भी मॉमी कॉइन पर शक होने लगा। वहां भी जांच शुरू हो गई। दो ह्यून को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाने लगा। यह अब भी अजीब लग रहा था कि मॉमी कॉइन महज 3 सालों में दुनिया की टॉप 5 क्रिप्टोकरेंसीज में कैसे आ गया। बहुत से आम लोगों ने मॉमी कॉइन के पीछे भागते हुए अपने घर और जमीनें बेच दी। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ऐसी दौलत मिलेगी जिसका कोई आधार ही नहीं।
लेकिन दो ह्यून ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने कभी किसी को निवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन वह भूल गया था कि वही तो था जो दुनिया को यह झूठा सपना बेच रहा था। कुछ समय बाद दो ह्यून अचानक जी वू से फिर मिला। दो ह्यून अब भी खुद को ज्यादा समझदार मानता था। उसने जी वू को और सीखने की सलाह दी। जी वू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। दो ह्यून उस संघर्ष और मेहनत को भूल गया था जो दोनों ने साथ झेली थी। जीवू ने उससे कहा कि जो इंसान अपनी माँ का सम्मान करना नहीं जानता वह कभी दुनिया का सम्मान नहीं कर सकता। एक बार जीवू दो ह्यून के ऑफिस गया था। वहाँ उसने दो ह्यून की माँ के रिकॉर्ड्स देखे। उसे पता चला कि दो ह्यून असल में एक गरीब परिवार से था। उसकी माँ एक नर्सिंग होम में नर्स थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि दो ह्यून अपनी और अपनी माँ की असली पहचान दुनिया से छुपा रहा था। उसे गरीब होने पर शर्म आती थी। इसी बीच दो ह्यून की माँ को इस बारे में तब पता चला जब स्टोर रूम साफ करते वक्त उसे गलती से पुरानी पारिवारिक तस्वीरें मिली। तस्वीरों से उसका चेहरा हटा दिया गया था। सिर्फ दो ह्यून और उसके पिता बचे थे। इससे उसका दिल टूट गया। दो ह्यून को लगता था कि वह जो कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे अपनी राह खो रहा था। फिर दो ह्यून अपने पुराने ऑफिस लौटा। वहाँ जीवू के साथ जीती हुई प्रतियोगिताओं की तस्वीरें अब भी लगी थी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स और फाइलें खोली। उसने उन दिनों को याद किया जब दोनों साथ मिलकर संघर्ष करते थे। फिर उसकी मुलाकात एक इंटर्न से हुई जिसने उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला दी। इंटर्न ने उसे खाना दिया और उससे उसकी कामयाबी का राज पूछा। इंटर्न ने उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाया। उसने पूछा कि मॉमी कॉइन में निवेश करने का सबसे सही समय कब है। पहले तो दो ह्यून हिचकिचाया, लेकिन इंटर्न की मेहनत और लगन देखकर दो ह्यून ने उसे सलाह दी कि वह मॉमी कॉइन जल्द से जल्द बेच दे। लेकिन दो ह्यून की मुश्किलें अब बढ़ने लगी। मॉमी कॉइन की कीमत तेजी से गिरने लगी। हालांकि हालात अभी पूरी तरह बेकाबू नहीं हुए थे। दो ह्यून को यकीन था कि सब कुछ अभी भी उसके काबू में है। वह हर कीमत पर मॉमी कॉइन को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ केविन का मानना था कि मॉमी कॉइन जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। दो ह्यून कुछ सुनने को तैयार नहीं था, जबकि केविन अपना पैसा खोना नहीं चाहता था। जल्द ही दो ह्यून को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला कि केविन पहले ही रग पुल करने का फैसला कर चुका था। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में रग पुल का मतलब है जब प्रोजेक्ट डेवलपर्स अचानक सारी पूंजी निकाल लेते हैं या निवेशकों का पैसा लेकर गायब हो जाते हैं, जिससे प्रोजेक्ट की कीमत शून्य हो जाती है। केविन मॉमी कॉइन के निवेशकों का सारा पैसा लेकर भागने की योजना बना रहा था। यह सुनकर दो ह्यून हैरान रह गया और उसने विरोध किया, लेकिन केविन ने बेरहमी से कहा कि कंपनी उसकी है और दो ह्यून की बातों की कोई अहमियत नहीं है। केविन गायब हो गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अब पूरे घोटाले का इल्जाम दो ह्यून पर आया क्योंकि केविन ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नतीजतन मॉमी कॉइन की कीमत 99% गिर गई। इसके बाद भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ निवेशकों ने, जिन्होंने सब कुछ गिरवी रख दिया था, आत्महत्या तक कर ली। लोग दो ह्यून के ऑफिस के बाहर जमा होकर अपना पैसा वापस मांगने लगे। जीवू यह सुनकर हैरान रह गया कि मॉमी कॉइन पूरी तरह तबाह हो चुका है और दो ह्यून पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। एक रात दो ह्यून अकेला बैठा था। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ हद तक गलती उसकी भी थी। पकड़े जाने और जेल जाने के डर से दो ह्यून लंबे समय तक छिपा रहा। फिर भी आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 150 साल की सजा सुनाई गई। एक दिन उसका वकील उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान दो ह्यून ने स्कूल में मिले उस दिव्यांग छात्र का जिक्र किया। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वह छात्र असल में दिव्यांग था ही नहीं, उसने स्कॉलरशिप पाने के लिए दिव्यांगता का नाटक किया था। यह सुनकर दो ह्यून बिल्कुल सन्न रह गया और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। और इसी खुलासे के साथ सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह काल्पनिक कहानी यहीं खत्म होती है।